गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस लॉ में आज हम लेंगे अनुबंध भंग के उपचार। जब अनुबंध के किसी एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनुबंध भंग हो जाता है। जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध भंग कर दिया जाता है तो दूसरे पक्षकार को कुछ अधिकार या उपचार प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है अनुबंध को निरस्त करना। जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार अनुबंध को निरस्त या समाप्त हुआ समझ सकता है तथा वह क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों से भी मुक्त हो जाता है। अब इसमें न्यायालय कब निरस्तीकरण की आज्ञा देता है? न्यायालय भी जो है कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें निरस्तीकरण की आज्ञा देता है। यदि अनुबंध पीड़ित पक्षकार या वादी की इच्छा पर व्यर्थ नहीं हो, यदि अनुबंध किन्हीं अप्रत्यक्ष कारणों से राजनियम के विरुद्ध है तथा वादी की अपेक्षा प्रतिवादी अधिक दोषी है। न्यायालय कई बार जो है निरस्तीकरण से इनकार भी कर सकता है। वो परिस्थिति हैं जब स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से पीड़ित पक्षकार ने अनुबंध की पुष्टि कर दी हो, यदि अनुबंध के आंशिक निरस्तीकरण की मांग की गई हो तथा अनुबंध का विभाजन करना संभव नहीं हो, यदि अनुबंध करने के बाद की जो परिवर्तित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पक्षकारों को अनुबंध की पूर्व स्थिति में लौटाना संभव नहीं हो, तो इन परिस्थितियों में न्यायालय जो है वो मना कर सकता है। या यदि अनुबंध के वैध रहने की अवधि में तृतीय पक्षकारों ने कुछ अधिकार तथा वस्तु मूल्य चुकाकर सद्विश्वास के साथ प्राप्त कर लिए। अब ये निरस्तीकरण का प्रभाव जो है वो ये होता है कि यदि पीड़ित पक्षकार अनुबंध को निरस्त करता है तो उसे वे सभी लाभ तथा वस्तुएं जो अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त की है लौटानी होगी। यदि दूसरा पक्षकार अनुबंध का निष्पादन नहीं करता है तो पीड़ित पक्षकार अनुबंध के निष्पादन नहीं होने से उत्पन्न क्षतिपूर्ति करवा सकता है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। अनुबंध के खंडन के परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति केवल धन संबंधी ही हो सकती है। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य पीड़ित पक्षकार की आर्थिक दृष्टि से उस स्थिति में रखना है जहां पर अनुबंध के निष्पादन की दशा में होता। तो क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने से संबंधित कुछ नियम है कि क्षति अनुबंध भंग से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होनी चाहिए या साधारण क्षति की पूर्ति होती है इसमें। तो अनुबंध भंग होने से होने वाली क्षति के निर्माण में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हानि हुई है या जो क्षति हुई है वो अनुबंध भंग करने से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है अथवा नहीं, ये देखा जाता है। अनुबंध करते समय पक्षकारों की कल्पना पर विशेष क्षति की पूर्ति। सामान्यतः अनुबंध भंग की स्थिति में स्वाभाविक क्षति की पूर्ति ही की जाती है, किंतु कुछ विशेष प्रकार की क्षति की पूर्ति करवाने का भी पीड़ित पक्षकार को अधिकार होता है। यदि अनुबंध के दोनों पक्षकारों ने अनुबंध करते समय ही ऐसी कोई क्षति की कल्पना कर ली हो अथवा पीड़ित पक्षकार ने उन परिस्थितियों से दूसरे पक्षकार को अनुबंध करते समय ही अवगत करा दिया हो जिनसे विशेष क्षति उत्पन्न हो सकती है, दूरगामी है वह अप्रत्यक्ष क्षति की पूर्ति नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम दूरगामी एवं अप्रत्यक्ष कारणों से उत्पन्न हानियों की पूर्ति की अनुमति नहीं देता है। अर्ध अनुबंध भंग की दशा में क्षतिपूर्ति। अर्ध अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों की पूर्ति न करना भी अनुबंध भंग के समान ही माना जाता है। अतः ऐसे अनुबंध भंग की दशा में क्षतिपूर्ति ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार अन्य किसी
अनुबंध में की जाती है। क्षति का अनुमान अनुबंध भंग से उत्पन्न क्षति का अनुमान लगाते समय अनुबंध भंग होने से उत्पन्न असुविधा का उपचार या उपाय करने के लिए उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें अन्य नियम भी धारा 73 में दिए हुए हैं। क्षति वास्तविक में हुई हो, दंडात्मक या उदाहरणीय क्षतिपूर्ति, नाम मात्र की क्षतिपूर्ति, व्यापारिक सौदों में क्षतिपूर्ति, ऋणों के अनुबंधों में क्षतिपूर्ति, वस्तुओं के वाहक द्वारा देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति, क्षति का अल्पीकरण, ख्याति स्पष्ट नष्ट होने की क्षतिपूर्ति। तो ये सारे जो है क्षतिपूर्ति और निस्तारण क्षति एवं दंड। अब इसमें सारा जो है अब सरकारी दंड भी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना। यह सिद्धांत ये कहता है कि जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत कोई कार्य करना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद दूसरा पक्षकार उस अनुबंध को भंग कर देता है अथवा ऐसी कोई घटना घटित होती है जिसमें अनुबंध को और आगे निष्पादित करना असंभव हो जाता है, तो पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने उपार्जित पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल जितना कार्य किया है उतने का पारिश्रमिक को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार पीड़ित पक्षकार को जितना काम किया है उतना ही दाम प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। उपार्जित पारिश्रमिक के सिद्धांत लागू होना, इसमें कुछ सिद्धांत लागू परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं, जैसे कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध भंग करना, कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध का व्यर्थ हो जाना, जब कार्य निःशुल्क करने का अभिप्राय न हो, विभाजनीय अनुबंध में लाभ उठाने पर, जब अनुबंध का निष्पादन उचित रूप से करना असंभव हो गया हो, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। नेक्स्ट है विनिर्दिष्ट निष्पादन करवाना। विनिर्दिष्ट निष्पादन न्यायालय की वह आज्ञा है जिसके द्वारा अनुबंध भंग के दोषी पक्षकार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। न्यायालय ऐसी आज्ञा विशिष्ट अनुदोष अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जारी करता है। नेक्स्ट है निषेधाज्ञा प्राप्त करना। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 42 के अनुसार निषेधाज्ञा अनुबंध की नकारात्मक शर्तों का निर्दिष्ट पालन करवाने की एक विधि है, या इसको यूं कह सकते हैं कि जब अनुबंध का कोई पक्षकार किसी कार्य को नहीं करने का वचन देता है परंतु वह पक्षकार उसी कार्य को करके उस अनुबंध को भंग करता है, तो कुछ परिस्थितियों में दूसरे पक्षकार को ये अधिकार होता है कि वह न्यायालय की मदद से उस पक्षकार को अनुबंध भंग करने से रोक सकता है। न्यायालय द्वारा अनुबंध भंग को रोकने के लिए ये दी गई आज्ञा ही निषेध आज्ञा है। न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। तो इस तरह से ये अनुबंध भंग करने पर जो है उपचार प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।